उफ आरोही छोड़ो, फोन को देखो तो सही। आज तुम्हारी शादी है और आज भी तुम फोन पर बिजी हो। सुरभि ने अपना शीशे में दुपट्टा सही करते हुए पलटकर उससे बात की थी। देखो आरोही, ड्रेस कैसी लग रही है मुझ पर? बारात के लिए यही लाई हूँ। आरोही ने कंबल चेहरे से हटाया और नींद भरी आवाज में बोली, तुम तो हो ही प्यारी मेरी बहन। कुछ भी पहन लो, प्यारी लगती हो। और अब बाहर जाओ और जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। उसके अंदाज पर सुरभि को बहुत बुरा लगा था। उसने मुंह बनाया और कंबल एक झटके से आरोही पर से हटा दिया। उठो अब, 5 बजे हमें पार्लर के लिए निकलना है और 9 बजे शादी है। तुम्हारे ये नखरे ही खत्म नहीं हो रहे हैं। फिर कहोगी मुझे शावर लेना है। इस तरह मैं कैसे बाहर जाऊं? और तुम पार्लर जाते हुए भी मेकअप करके जाओगी। मैं जानती हूँ, तुम्हें वैसे भी माँ ने कहा है तुम्हारी हर चीज का ध्यान मुझे ही रखना है। आखिर तुम मेरी छोटी बहन जो हो। सुरभि ने एक हल्की सी सख्ती से कहा। आरोही ने फौरन नाक चढ़ाकर कहा, हाँ हाँ बहन हो, लेकिन दादी अम्मा बनने की जरूरत नहीं है। चलो तुम सामान समेटो और पंकज चाचा से कहो कि गाड़ी निकालें। मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। आज आरोही की शादी थी, मगर वो लगातार फोन पर मैसेज किए जा रही थी और चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी। सुरभि ये सब कुछ काफी पहले से नोट कर चुकी थी, लेकिन उसने कभी उसकी प्राइवेसी में दखल अंदाजी करना पसंद नहीं किया। सुरभि जब 8 साल की थी तो उसकी माँ की मौत ने उसकी जिंदगी जैसे एक ही दिन में बदल दी थी। वो छोटे गांव से ताल्लुक रखती थी। माँ के जाने का दुख कैसा होता है ये तो बस उसे ही पता था। पापा ने उसे सीने से लगाया और बस यही कहा, सुरभि बेटा, अब हमें शहर जाना होगा। यहाँ कोई सहारा नहीं है। तुम बिना माँ की बच्ची हो। मैं चाहता हूँ तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। तुम मेरी मोहताज नहीं रहो। और फिर वो दोनों शहर आ गए, जहाँ पर संजना के बड़े घर में उसके पापा को ड्राइवर की नौकरी पर रख लिया गया। सब उन्हें पंकज चाचा कहते थे। उस दिन सुरभि ने पहली बार इतना बड़ा घर देखा था, जिसके दरवाजे भी उसके गांव के पूरे कमरे से बड़े लग रहे थे। वो दबे दबे कदमों से अंदर गई तो सामने छोटी सी आरोही गुड़िया को संवार रही थी। उसने हैरत से सुरभि को देखा और पूछा, तुम कौन हो? सुरभि ने धीरे से जवाब दिया, मैं पंकज चाचा की बेटी हूँ। आज से यहीं पर रहूंगी। आरोही ने फौरन मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो फिर तुम मेरी बहन हो। ये सुनकर सुरभि की आंखें भीग सी गईं। उसने पहली बार किसी इंसान से इतनी प्यार भरी बात सुनी थी। यही वो बात थी जो संजना के दिल में छप गई थी। उन्हें अपनी बेटी के पास एक गरीब बच्चे का होना कभी पसंद नहीं आया, मगर वो कुछ कहती नहीं थी। बस उनके चेहरे पर एक नागवारी सी लहर उभर आई थी, जो सुरभि अक्सर देख लेती थी। लेकिन आरोही इस बातों से बेखबर थी। वो रात को सुरभि को साथ सुलाती और कहती, देखो, हम एक ही बेड पर सोएंगे। हमें कोई अलग करेगा ना तो मैं रो पड़ूंगी। सुरभि हंसकर कहती, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। और वो दोनों चादर ओढ़कर आधी रात तक कहानी सुनती रहती। कभी आरोही अपनी गुड़िया दिखाती तो कभी सुरभि अपनी गांव की बातें सुनाती। पापा कमरे के दरवाजे पर आकर झांकते और ये नज़ारा देखकर सुकून से भर जाते। उन्हें लगता था उनकी बेटी के लिए ऊपर वाले ने कोई अपना सा साथी भेज दिया है। वक्त गुजरता गया और फिर दोनों एक ही स्कूल में जाने लगी। आरोही कहती कि सुरभि, आज तुम मेरे साथ बैठोगी। अगर कोई दूसरा आ गया ना तो मैं उसे उठा दूंगी। सुरभि उसे प्यार से देखती हुए कहती, ऐसा नहीं करते, सबको साथ बिठाना चाहिए। अच्छी लड़कियां ऐसा ही करती हैं। तो आरोही फौरन जवाब देती, तुम जो कहो वही ठीक है। तुम बड़ी हो। सुरभि हंसते हुए कहती, बड़ी कहाँ हूँ, मैं तो सिर्फ तुमसे 2 साल बड़ी हूँ। फिर दोनों हंस देती। ये छोटी छोटी बातें उनके बीच में कोई दीवार नहीं रहने देती थी। लेकिन घर की दीवारों के पीछे संजना जी अपने पति से कहती, देखते हो ये लड़की कैसे हमेशा आरोही के साथ चिपकी रहती है। पता नहीं क्या जादू कर दिया है इसने मेरी बेटी पर। ये गरीब लोग जब घर में आ जाते हैं ना, फिर अपनी औकात से आगे बढ़ने लगते हैं। पति थके हुए लहजे में बस इतना कहते, रहने दो, ये बच्चों की दोस्ती है। लेकिन संजना जी के दिल में ये दोस्ती कांटों की तरह चुभती। सुरभि शक्ल और सूरत की आरोही से बहुत ज्यादा खूबसूरत और मासूम थी। वो सादा चेहरा, नशीली आंखें, लंबे बाल और तिरछी नैन और नक्श। लेकिन आरोही भी कम खूबसूरत नहीं थी। वो अपनी माँ और पापा की लाडली थी। बचपन से ही उसकी माँ ने उसे पाला था। एक दिन उन्होंने आरोही से कहा, आरोही, तुम्हें समझ नहीं आती, इतनी दोस्ती अच्छी नहीं होती।
कल को मैं मना करूंगी तो तुम रो पड़ोगी। आरोही ने नाराजगी से कहा। माँ, सुरभि मेरी बहन है, आप क्यों बार बार ऐसी बातें करती हैं? उसने मेरा क्या बिगाड़ दिया है? वो तो हर टाइम मेरी मदद करती है। और उसकी माँ नफरत से कहती, वो मदद नहीं करती, वो तुम पर एहसान जताती है। तभी आरोही चीख कर कहती, माँ नहीं, वो ऐसी नहीं है। उसकी बातें सुनकर सुरभि बाहर खड़ी हुई कांप गई थी। उसके अंदर जैसे खौफ सा भर गया था, कहीं उसकी वजह से आरोही को कुछ उल्टा सीधा सुनना पड़े। इस रात उसने आरोही से कहा, देखो आरोही, माँ तुमसे नाराज होती हैं तो मैं तुमसे थोड़ा दूर रह लिया करूंगी। मैं नहीं चाहती तुम्हें मेरी वजह से डांट पड़े। तभी आरोही ने फौरन उसका हाथ पकड़ा और रोते हुए बोली, अगर दूरी वाली तुमने कोई बात की ना, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तुम मेरे लिए बहन हो और कहीं पर नहीं जाओगी। उसने उसे देखा और आहिस्ता से कहा, ठीक है, मैं कहीं पर नहीं जाऊंगी। लेकिन दिल में वो जानती थी कि संजना माँ के नापसंदीदा किसी दिन कोई बड़ा तूफान खड़ा कर देगी। मगर वो दोनों मासूम बच्ची थीं, उन्हें नफरतों का अंदाजा नहीं था। उनकी दुनिया स्कूल, हंसी मजाक, खेलना और राज और बहन जैसा रिश्ता था, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि एक अमीर है तो एक गरीब, क्योंकि बचपन में सिर्फ दिल देखते हैं, हैसियत नहीं। और सुरभि थी भी वो बच्ची जिसे प्यार मिले तो वो उसके लिए मर मिट जाए, और डांट मिले तो खामोशी से अपने आंसू अंदर निगल ले, क्योंकि उसके पास रोने का भी हक नहीं था। आरोही वो बच्ची थी, लेकिन माँ के आगे कुछ भी कह नहीं सकती थी। मगर फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करती थी कि सुरभि उस घर में कभी अकेला महसूस नहीं करे। और ऐसे ही दोनों की जिंदगी गुजरती गई। मगर किसी को क्या खबर थी कि ये मासूम सी दोस्ती कितना बड़ा तूफान बनेगी। वक्त परों पर उड़कर गुजरता पता भी नहीं चला कि दोनों बच्चे जो कभी बिस्तर पर गुड़िया संभाल कर सोया करती हैं और अब पढ़ाई पूरी करके जवानी की दहलीज पर पहुंच गई हैं। शीशे में देखकर चोटी बनाती हुई सुरभि उसके कंधे पर हाथ रखकर हंसती कि हम कब बड़े हो गए। और सुरभि हमेशा धीरे से कहती, वक्त चुपके से सब बदल देता है। संजना जी हमेशा से अपनी बेटी की शादी एक अमीर और ताकतवर घराने में करना चाहती थी। वो चाहती थी आरोही की नसीब में ऐसा घर आए जहां उसे किसी बात की कमी महसूस नहीं हो। और कुछ महीने पहले जब उन्हें पता चला कि शहर के सबसे बड़े कपड़ों के कारोबार वालों ने आरोही का हाथ मांगने की ख्वाहिश जाहिर की है, तो उन्होंने एक लम्हा भी सोचे बिना हाँ कर दी। राघव, जिसका नाम सुनते ही लड़कियां सांस रोक लेती थीं, एक ऐसा इंसान जिसकी शख्सियत में एक रौब भी था और कारोबारी शक्ति भी। और उसने आरोही को देखकर एकदम हाँ कर दी। वो कहता था, आरोही में एक सादगी है जो उसे पसंद आ गई थी। संजना के लिए ये रिश्ता किसी प्रार्थना से कम नहीं था। वो आते जाते सोचती रहती कि उनकी बेटी के नसीब में कितना ऊंचा घर आया है। एंगेजमेंट की रस्म बहुत सादगी से हुई थी, कुछ लोग, चंद बातें और कुछ तस्वीरें। लेकिन शादी की बात आते ही दोनों खानदानों ने तय किया कि कोई कमी नहीं होनी चाहिए। शादी से 2 दिन पहले राघव के घर से भारी भरकम लाल और भारी काम वाला खूबसूरत जोड़ा और नौलखा हार बरी के बतौर भेजा गया। संजना जी की आंखें जैसे रोशनी से खिल गईं। वो खुद भी अमीर घर से थी, लेकिन पति की मौत के बाद 2 सालों ने उन्हें बहुत बदल दिया था। उन्होंने सारे फैसले अकेले करने सीख लिए थे। बड़ा बेटा दुबई में जॉब करता था और छोटा भी अभी पढ़ रहा था। आरोही उनकी बेटी थी और वो उसकी खुशी से जिंदा रहती थी। वो उसे देखकर सुकून पाती थी और अब सोचती थी कि वो अपनी इकलौती बेटी को मजबूत और शानदार घर में रुखसत करें, जहां उसे जिंदगी की कोई सर्दी नहीं लगे। हर माँ की तरह वो भी अपनी बेटी के लिए वही ख्वाब देखती थी जिन्हें वो खुद कभी पूरा नहीं कर सकती। शादी की तारीख तय की थी और फिर घर में तैयारी का ऐसा शोर मच गया जैसे दीवारें भी खुशियों से झूम रही हों। कभी आरोही के कपड़े आने लगते तो कभी ज्वेलरी चेक करी जाती, कभी मेकअप की बुकिंग कंफर्म की जाती। संजना जी हर बात में कहती कि देखो, किसी बात में कमी नहीं रहनी चाहिए। ये शादी किसी मामूली घर की शादी नहीं, हमारे घर की रस्म है। अगर हमने कुछ कम किया तो लोग बातें करेंगे। और उनके लहजे में वही गुरूर था, सब कहेंगे संजना अपनी इकलौती बेटी की शादी में सियान कर गई है। इधर आरोही पर एक एक जिम्मेदारी का बोझ था। वो कई बार सुरभि के कमरे में आकर बैठती और कहती, सुरभि मुझे डर लग रहा है, इतना बड़ा घर, इतने बड़े लोग, पता नहीं मैं वहाँ एडजस्ट हो भी सकूंगी या नहीं। और सुरभि हमेशा उसका हाथ थाम कर कहती, बेवकूफ़ी की बातें मत करो,
तुम बहुत काबिल हो, हर दिल में जगह बना लोगी, तुम्हें देखकर पत्थर भी पिघल जाए। संजना को ये बातें सुनाई देती तो वो फौरन कहती, ये सब छोड़ो आरोही, रेस्ट ट्राई करो और फिर ये लिस्ट चेक करो। संजना जी को हमेशा डर रहता था कहीं आरोही के ऊपर सुरभि का असर ज्यादा नहीं हो जाए, कि वो अंदर ही अंदर आज भी इस दोस्ती को नापसंद करती थी। लेकिन दिन गुजरते गए और शादी करीब आ गई और हर कोई तैयार लगा था, और सुरभि के अंदर भी एक अजीब सा डर उभरता जा रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि कौन सा तूफान आने वाला है कि जो सब कुछ बदल देगा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था वो तूफान आरोही की जिंदगी में नहीं बल्कि उसकी अपनी खुद की जिंदगी में आने वाला था और बहुत कुछ बदलने वाला था। देखते ही देखते बारात का दिन भी करीब आ चुका था। सुरभि बहुत अच्छे से आरोही का ख्याल रख रही थी। दुल्हन रानी, अभी तक सोई हुई हो, उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूँ। सुरभि ने बड़े प्यार से नाश्ता टेबल पर रखते हुए आरोही को जगाया था। जब उसके ऊपर से कंबल हटाया तो वो फोन चलाने में बिजी थी। अरे, मैं तो समझी थी कि तुम सो रही हो, तुम तो लगातार किसी से बातें कर रही हो। उठो, सारी बातें छोड़ो और नाश्ता कर लो। शाम को तुम्हारी शादी है। घर की सारी जिम्मेदारियां सुरभि ही निभाया करती थी। वो इस घर की बेटी समझी जाती थी, लेकिन संजना के दिल में यही था कि इस घर की बेटी नहीं है, और इसी वजह से सारे घर की जिम्मेदारी सुरभि के कंधों पर डाल रखी थी। घर में दो नौकर मौजूद थे, लेकिन वो अक्सर छुट्टी पर जाया करते थे। क्योंकि दोनों बड़ी उम्र की थीं, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता बचपन से लेकर आज तक सुरभि ने सारे खाने बनाने सीख लिए थे, और अक्सर छोटे मोटे सारे घर के काम भी उसकी ही जिम्मेदारी में थे। जबकि आरोही हमेशा अपने फोन पर बिजी रहती थी। जब से उन दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी, तो तभी से आरोही कुछ खोई खोई रहती थी, जैसे उसे पढ़ाई से ज्यादा किसी और से बिछड़ने का दुख था। अभी वो नाश्ता लेकर आरोही के पास बैठी थी, तभी आरोही का फोन बजा। स्क्रीन पर जो नंबर नजर आया वो राघव का था। सुरभि ने फौरन फोन उठा लिया। कैसे है दूल्हे मियाँ, सब्र नहीं हो रहा क्या? बस 2 ही घंटे तो बचे हैं। राघव, जो एक रौब और दबदबे वाला इंसान था, ऐसे इस अंदाज में आज तक उससे किसी ने बात नहीं की थी। वो खुद भी इस बात पर चौंका और फिर चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। साली साहिबा, अगर आपकी बात पूरी हो चुकी हो तो जरा आरोही को फोन दीजिए, मुझे एक जरूरी काम है। तभी सुरभि कहने लगी, अरे नहीं नहीं, दुल्हा दुल्हन का पहले बात करना अच्छा नहीं समझा जाता। आपको रात तक इंतजार करना पड़ेगा। जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती, आप दुल्हन से बात नहीं कर सकते। हाँ, मुझसे जितनी चाहे बातें कर सकते हैं। साली भी आखिर आखिर घरवाली होती है। इस बात से राघव का चेहरा फक हो गया था। उसने बिना कुछ सोचे समझे कॉल काट दी, जिस पर सुरभि ने बड़ा सा मुंह बनाते हुए फोन की तरफ देखा था। अरे, लगता है जीजा जी को साली साहिबा की बात बुरी लग गई। आरोही लगातार खोई खोई सी थी। उसको सुरभि की बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसने चाय का कप उठाया और 2 घूंट भरकर वॉशरूम चली गई, और सुरभि बर्तन उठाकर किचन में जाने लगी। और संजना की आवाज बिजली की तरह गूंजी, सुरभि, जरा जल्दी करो, आज शादी है और तुम अभी तक यही काम कर रही हो। मैंने कहा था पहले डेकोरेशन वाले को चेक कर लो, और आरोही ने भी कहा था उसके कपड़े प्रेस कर देना जो वो पार्लर पहन कर जाएगी, और तुम भी इसी के साथ रहना। फोन कर देना। मेरी बेटी आज दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगनी चाहिए। उसे किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, और तुम जानती हो आज तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। सुरभि जल्दी से बोली, जी अभी करती हूँ, पहले ये खत्म कर लूँ। संजना ने नागवारी से कहा, अभी करती हूँ, कल करती हूँ, तुमसे कुछ सीधा नहीं होता। उधर से आरोही अपने कमरे से निकली और ऊंची आवाज से बोली, माँ, हर बात पर आप इसे क्यों डांटती हैं? सुबह से तो काम यही कर रही है। उसने घूरते हुए कहा, तुम्हारा तो बस एक ही साथी है, सुरभि। सुरभि, तुम्हें अपनी शादी की परवाह है या नहीं? आरोही ने अफसोस भरकर कहा, माँ, मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि आप थोड़ा आराम से बोल दिया करें, वो भी इंसान है। संजना ने बात काटकर कहा, कोई बात नहीं, तुम जाओ और मेकअप आर्टिस्ट को कॉल करो, कहीं वो लेट नहीं हो जाए। और सुरभि, तुम जल्दी से लॉन में रखी हुई चादर सीधी कर दो, कल हवा से उलट पुलट हो गई थी। और ये भी देख लेना कि मेहंदी की ड्रेस साफ है या नहीं। सुरभि ने सर हिलाकर जी माँ और भागती हुई बाहर गई। दरवाजे पर उसके पापा खड़े थे, जिन्होंने नरमी से कहा, बेटा, जरा पानी पी लो, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है तुमने। वो बोली, पापा, अभी नहीं, बहुत काम है, आप फिक्र मत करिए। उसके पापा ने फिर से कहा, फिक्र नहीं करूं तो क्या करूं, तुम मेरी औलाद हो,
तुम्हें थका हुआ मुझे देखा नहीं जाता। सुरभि ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पापा, शादी के बाद सब आराम हो जाएगा, अभी तो काम ही काम है। फिर कुर्सियां ठीक करने लगी, तभी पड़ोस में से एक आंटी आई और बोली, अरे बेटा, तुम अकेले इतना सारा काम कर रही हो, बाकी लोग कहाँ पर हैं? उसने हल्की आवाज में कहा, आंटी, सब अपने अपने काम में लगे हैं। संजना माँ अभी बहुत परेशान है, आज का दिन बहुत बड़ा है। तभी आंटी ने अफसोस से कहा, बेटा, मैं देख रही हूँ ये घर तुम्हारे दम से चल रहा है, वरना शादी वाले दिन तक तो अपनी बेटी हाथ तक नहीं लगाती। इस बात पर आरोही भी बाहर आई और बोली, आंटी, आप सही कह रही हैं, लेकिन माँ मानती ही नहीं कि सुरभि मेरी बहन भी और दोस्त भी है, और इसके बिना घर आधा रह जाता है। तभी आंटी ने जवाब दिया, बेटा, माँ बाप कभी गलत नहीं होते, कभी कभी दिल सख्त हो जाता है, शादी पर जिम्मेदारी ज्यादा हो तो दिमाग तेज हो जाता है। आरोही ने शिकायत भरे लहजे में कहा, आंटी, तेज लहजा होना अलग बात है और किसी की मेहनत को नजरअंदाज करना अलग बात है। वो तो इससे ऐसे बात करती हैं जैसे ये कोई नौकर हो। तभी सुरभि ने कहा, आरोही, कैसी बात कर रही हो? माँ परेशान है, आज का दिन ही ऐसा है। तभी आंटी ने हंसकर कहा, चलो बेटा, मैं चलती हूँ, कुछ चीज चाहिए हो तो मुझे बोल देना। सुरभि ने शुक्रिया कहा और दूसरे कामों में लग गई। घर के अंदर दाखिल होते ही संजना ने फिर आवाज लगाई, सुरभि, इस जोड़े को संभाल कर रखो, कभी खराब हो जाए। मुझे शादी के टाइम यही जोड़ा पहनना है। आरोही, तुमने अभी तक मेहंदी के फोटोग्राफर से बात नहीं की? आरोही ने कहा, कर ली माँ, आप इतना क्यों घबरा रही हैं? तभी संजना ने झुंझलाकर कहा, आरोही, घबराऊं नहीं तो क्या करूं, लड़की की शादी कोई खेल तो नहीं है। आरोही ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सब ठीक हो जाएगा, आप बैठकर थोड़ा सा पानी पी ले। इतने में सुरभि ने जोड़ा लेकर अलमारी में रख दिया और सब सफाई भी कर दी। संजना ने गहरा सांस लेते हुए कहा, अच्छा अच्छा, ये रंगोलियां बाहर लॉन में रख दो और सामने वाले कालीन पर चाय गिर गई थी, उसे साफ कर देना, नहीं तो मेहमान आएंगे तो बुरा लगेगा। आरोही ने परेशान होकर कहा, माँ, सुरभि को थोड़ा आराम भी करने दें, वो सुबह से काम कर रही है। संजना ने ताने भरे लहजे में कहा, तो क्या करूं, इसे पालकी में उठाऊं? आरोही ने थोड़ा ऊंचा बोलते हुए कहा, माँ, आप जानबूझकर उसके साथ गलत करती हैं, उसकी जरूरत भी होती है आपको, पर ये बात आप मानती नहीं। संजना ने तीखे लहजे में कहा, आरोही, जुबान बंद करो, अभी शादी है, कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे। सुरभि ने जल्दी से बीच में आकर कहा, आरोही, प्लीज चुप हो जाओ, मैं काम कर लूंगी, कुछ नहीं होता, ऊपर वाले का शुक्र है जो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आरोही ने कहा, बस तुम ही हो जो सब कुछ कर लेती हो, किसी के सामने कुछ नहीं कहती। सुरभि ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तैयार हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी का आज सबसे खास दिन है, मुझे सब कामों से ज्यादा तुम्हारी खुशी सबसे अच्छी लगती है। आरोही ने खुशी से कहा, अरे, मेरी खुशी तुम ही तो, माँ क्यों नहीं समझती कि तुम हमारी फैमिली हो? सुरभि ने आहिस्ता से कहा, शायद एक दिन समझ जाएंगी, अभी बस तुम जाकर तैयार हो जाओ, मैं सब देख लूंगी। और फिर वो भागते हुए अगले काम में लग गई और फिर पीछे आरोही देखकर सिर्फ इतना बोली, काश आज कुछ बदल जाए और घर में थोड़ा सा प्यार भी बढ़ जाए। घर में जैसे बिजली की लहरें दौड़ रही थी, हर कोई तैयार होने में लगा था। संजना बार बार घड़ी देखकर कह रही थी, पर वाले के वास्ते कोई आरोही को फोन करो कि पार्लर पहुंच गई है या नहीं। पंकज चाचा ने जल्दी से कहा, मैडम साहिबा, फिक्र मत करें, मैं उन्हें खुद छोड़कर आया हूँ, वो मेकअप करवा रही हैं। लेकिन अंदर ही अंदर संजना का दिल धड़क रहा था, क्योंकि आरोही कुछ दिनों से अजीब सी परेशान थी और आज भी सुबह वो काफी खामोश थी। जब दोनों पार्लर पहुंची तो आरोही के साथ उसका छोटा भाई भी था, जो बार बार उससे कह रहा था, आरोही दीदी, आज तुम बहुत खूबसूरत लगोगी, मैंने कितनी बार कहा था, राघव भाई तुम्हें देखते ही खुश हो जाएंगे। आरोही ने एक कमजोर सी हंसी के साथ कहा, तुम्हारी बातें बस दिल को तसल्ली देती हैं, वरना अंदर से तो घबराहट बढ़ती जा रही है। सुरभि ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसने पार्लर वालों से कहा, उसका अच्छा से मेकअप करना है। थोड़ी देर ही गुजरी थी जब आरोही ने कहा, सुरभि, मैं जरा वॉशरूम जा रही हूँ, तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। सुरभि ने आम से अंदाज में कहा, हाँ ठीक है, जल्दी आ जाना, टाइम कम है। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था ये आरोही की आखिरी बात होगी जिसे वो पार्लर में सुन रही है। उसे गए हुए 10 मिनट गुजरे, फिर 20 मिनट गुजर गए। उसके छोटे भाई ने बेचैनी से कहा, यार इतनी देर क्यों हो गई है, मैं जाकर देखता हूँ। पार्लर की लड़की ने कहा, भाई आप इधर नहीं जा सकते, इधर औरतें हैं, आप रुके, हम देखकर आते हैं। कुछ देर बाद
वो वापस आई और हैरत से बोली, वो तो अंदर ही नहीं है, वॉशरूम खाली है। सुरभि ने उठते हुए कहा, क्या मतलब अंदर नहीं है? आप अच्छी तरह देखो, आपको कोई गलती हुई होगी। लड़की ने सख्त से कहा, मैं कह रही हूँ अंदर कोई नहीं है, आपकी दुल्हन शायद बाहर निकल गई हूँ। सुरभि का दिल जैसे हलक में आ गया। उसके छोटे भाई ने गुस्से से कहा, बाहर कैसे निकल गई? क्या बच्चों का खेल है? कहाँ गई होंगी वो इस टाइम? और इसी टाइम पर दूसरी लड़की आई और बोली, मैडम हमें खुद पता नहीं चला कब गई, हो सकता है दरवाजा खुलते ही निकल गई हूँ। सुरभि ने कपकपाते हुए कहा, वो अकेले क्यों जाएगी? कहाँ जा सकती है? फोन लगाओ। फोन लगाया तो फोन बंद जा रहा था। उसके छोटे भाई ने कहा, ये क्या हो रहा है? आरोही दीदी ऐसे कहीं पर नहीं जा सकती। सुरभि आंसू पीते हुए बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं घर जाती हूँ और सब पता करती हूँ, शायद वो घर पर गई हो। उसके छोटे भाई ने परेशानी के आलम में कहा, हाँ जाओ जाओ जल्दी, मैं यहाँ पर देखता हूँ, अगर मिले तो कॉल करूँगा। सुरभि फौरन दौड़ते हुए घर पहुंची। दरवाजा खोलते ही फौरन दौड़ते हुए संजना जी आई। कहाँ रह गई थी तुम? और आरोही कहाँ पर है? फेरों का टाइम होने वाला है, 8 बज चुके हैं। मैं अभी पंकज को तुम लोगों के पास भेजने वाली थी, कम से कम 1 घंटा हमारे पास होना चाहिए, लोग आने वाले हैं। सुरभि सांस संभालते हुए बोली, माँ आरोही पार्लर में नहीं है। संजना चौंक कर बोली, क्या मतलब नहीं है? तुम मजाक कर रही हो? सुरभि ने अफसोस भरी आवाज में कहा, माँ वो वॉशरूम गई थी और पता नहीं कहाँ गई, हम परेशान हैं, उसका फोन बंद जा रहा है। संजना ने जैसे अपने होश खो दिए और चिल्लाते हुए कहा, ऊपर वाले, ये दिन दिखाना था, मैं जानती थी ये मनहूस लड़की मेरी बेटी का नसीब खा जाएगी। देखा था तुम लोगों ने, आज सुबह उसकी आंखों में एक अजीब सी नजर थी, इन्हीं बातों का नतीजा है। सुरभि हैरानी से खड़ी रह गई और थर थर कांपते हुए बोली, माँ मैंने क्या किया है? संजना ने उंगली उठाते हुए कहा, सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम सारा दिन उसके साथ रहती हो तो तुम्हें पता होना चाहिए वो कहाँ गई है, तुमने उसे नजरों से दूर होने क्यों दिया? सुरभि फूट फूट कर रोते हुए बोली, माँ वो खुद गई है, मुझे कैसे रोक सकती थी? वो वॉशरूम जाने का कहकर गई थी। संजना ने ताने भरे लहजे में कहा, मैं जानती हूँ तुम दोनों की मिली भगत है और मिलकर मेरी बदनामी करोगी। आज मेरी बेटी की बारात है, सब मेहमान आने वाले हैं और वो गायब है, ये अपशगुन है। तभी कुछ मर्द भी दौड़ते हुए आए। पंकज चाचा ने सख्ती से पूछा, क्या हुआ? क्यों शोर मचा हुआ है? संजना ने चीख कर कहा, मेरी बेटी गायब हो गई है और ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। पंकज चाचा ने हैरत से सुरभि की तरफ देखा। बेटा क्या हुआ है? सुरभि सिसकते हुए बोली, पापा आरोही पार्लर से लापता है, मैं कुछ नहीं जानती, मैंने सब काम माँ के कहने पर करा है, मुझे तो अंदाजा भी नहीं है कि वो कहाँ पर गई है और उसका फोन भी बंद है। पता नहीं कैसे ये बात राघव के कानों तक पहुँच गई, वो अपने घर से निकलकर शायद यहीं पर आ रहा है। संजना घबराकर बैठ गई और कहने लगी, ऊपर वाले मेरी इज्जत रख लेना, क्या मुसीबत डाल दी है? अगर आरोही को उन्होंने इनकार कर दिया या रिश्ता तोड़ दिया तो मैं किस मुंह से दुनिया का सामना करूंगी? लोगों ने धड़ धड़ फोन करना शुरू कर दिए। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे कि आरोही कहाँ पर गई, क्यों गई, किसके साथ गई। सुरभि बराबर खड़ी सबके ताने सुनती रही। कोई कहता कि तुम दोनों की लड़ाई हुई थी, तो कोई कहता आरोही को पसंद की शादी करनी हो, कोई कहता कहीं वो भाग नहीं गई हो। सुरभि चीखती हुई बोली, नहीं आरोही ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझसे सब बात करती है, वो मुझसे छुपाकर कुछ नहीं करेगी। पंकज ने उसे पकड़कर उठाया और कहा, आराम से बैठो, तुम्हारी हालत खराब हो रही है और हम सब मिलकर आरोही को ढूंढते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर हर चेहरे पर एक ही डर था, कहीं सच में कोई ऐसी गलती नहीं हो गई हो। गुजरता हुआ वक्त माहौल को और ज्यादा संजीदा कर रहा था। तभी बेचैनी में दरवाजे पर जोर सी दस्तक दी, जैसे किसी तूफान ने दस्तक दी हो, और सबके दिल सीने में धड़क उठे, जैसे अब खबर मिलेगी, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। बारात आज की थी, सबको दुल्हन का इंतजार था, लेकिन दुल्हन ही लापता थी। जो शादी का हॉल सजाया गया था वो लोगों से भरा हुआ था। दुल्हा अपनी कुर्सी पर बैठा था, पर दुल्हन का कोई अता पता नहीं था। जब संजना ने अपने हाथों से सुरभि के बाल खींचते हुए कहा, ये सब तुमने किया है मनहूस लड़की, मेरी बेटी के नसीब पर हाथ डाल दिया, सच सच बताओ तुमने कहाँ भगा दिया है? मुझे हमेशा से तुम्हारी नियत पर शक था। आरोही ने आस्तीन में सांप पाल रखा है। आरोही नहीं होती तो तुम आज इस घर में नहीं होती, तुम उसकी बदौलत यहाँ थी और आज तुमने उसकी खुशियों पर डाका डालने के लिए उसे बरगलाया है और उसको अपने किसी यार के साथ भगा दिया है।
मुझे सच-सच बताओ, इस साजिश में तुम्हारा ही हाथ है। सुरभि ने डर के आलम में हाथ जोड़कर कहा कि मम्मी, ऊपर वाले के वास्ते मैंने कुछ भी नहीं किया। संजना जी जोर-जोर से सुरभि को मारने लगी थी और एकदम भगदड़ मच गई थी। हर कोई परेशान था कि दुल्हन कहाँ पर चली गई है, लेकिन सबका गुस्सा सीधा सुरभि पर निकल रहा था। सुरभि बस रोए जा रही थी और वो दोनों हाथ जोड़कर कह रही थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। आरोही सच में गायब हो गई है। मैं भी डर गई थी, इसलिए सीधा घर आ गई। पर संजना जी तो जैसे सुनने के मूड में ही नहीं थी। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मैं जानती हूँ ये सब कुछ तेरी ही हरकत है। तूने ही मेरी बेटी को भड़काया है। आज तूने मेरे घर की इज्जत का सत्यानाश कर दिया है। और इसी गुस्से में उन्होंने सुरभि को बाल खींचकर उसको फर्श पर धक्का दिया। पंकज आगे बढ़कर घुटनों के बल उनके सामने बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, ऊपर वाले के लिए इसको नहीं मारिए, इसका कोई कसूर नहीं है। हो सकता है कि आरोही मैडम खुद किसी को चाहती हों, इसीलिए भाग गई हों। आप क्यों हर बात का इल्जाम सुरभि पर डाल रही हैं? लेकिन संजना जी खूंखार नजरों से उसकी तरफ देखकर कहा, चुप रहो पंकज, मुझे पता है सब कुछ इसने किया है। बस ये लड़की मासूम बनने का ड्रामा करती है, पर अंदर से ये बहुत चालाक है। ये चाहती ही नहीं थी कि आरोही की शादी हो। मुझे यकीन है इसने ही सब कुछ किया है। इससे पहले कि पंकज कुछ बोल पाता, एक गरजदार आवाज ने पूरे कमरे को हिलाकर रख दिया। सबके कदम रुक गए। राघव दरवाजे से अंदर आता नजर आया। उसके चेहरे पर गुस्से की आग जल रही थी और उसके साथ कमाल साहब और उनके खानदान के कुछ बड़े भी मौजूद थे। राघव कमरे के बीच में आकर रुका और बोला, मैं सब सुन चुका हूँ। अब किसी को मुझे अपनी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। आरोही किसी और के साथ भाग गई है और वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। संजना जी हैरत की नजरों से उसको देखती रह गई। उनकी जबान लड़खड़ा गई। वो बस इतना ही बोल पाई, क्या कह रहे हैं आप? राघव साहब ने सख्त लहजे में कहा, सच कह रहा हूँ। आरोही ने शादी से भागकर मेरी और अपने घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन अब उसके भागने से मेरी बारात खाली नहीं लौटेगी। मैं आरोही नहीं तो सुरभि से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही संजना जी के तो जैसे होश उड़ गए। उन्होंने हैरानी और गुस्से से चीखकर कहा कि ये क्या बकवास है? ये लड़की 2 कौड़ी की है, मेरी बेटी की जगह कैसे ले सकती है? राघव ने कदम आगे बढ़ाकर उनको खामोश रहने का इशारा किया और बोला, अभी इज्जत बच सकती है अगर मेरी बात मान ली जाए, वरना आज अगर मेरी बारात इस घर से खाली वापस गई तो इज्जत भी गई और रिश्तेदारों में बदनामी भी। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। कमाल साहब ने गहरा सांस लेकर कहा, हमने आप लोगों की बहुत इज्जत की है, बहुत इंतजार किया है, लेकिन अब फैसला यही है, वरना हम यहाँ से चले जाएंगे और फिर नतीजा आप सबको खुद भुगतना होगा। घर के बुजुर्गों ने आपस में बात की, एक दूसरे की तरफ फिक्रमंदी नजरों से देखा। सब कुछ समझ आ चुका था कि अगर आज बारात खाली लौट गई तो बात पूरे खानदान में जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। संजना जी का गुस्सा अभी भी काबू में नहीं आ रहा था, पर उनके 2 बेटों और रिश्तेदारों ने उनको सख्ती से समझाया था कि अब खामोश रहना ही बेहतर है, वरना रुसवाई बहुत बढ़ जाएगी। एक बूढ़ी औरत ने संजना जी के कान में कहा कि आरोही शायद कल वापस आ जाएगी, तब हालात देख लेना, लेकिन आज के दिन इज्जत बचाना जरूरी है। संजना जी ने जहर का घूंट भरते हुए नजरें नीचे कर ली। उनके पास उसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। सबकी नजरें सुरभि के ऊपर थीं, जो फर्श पर बैठी हुई रोती हुई कांप रही थी। किसी ने उसका हाथ पकड़कर उठाया, किसी ने उसको तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में डर तूफान की तरह चल रहा था। फिर ये तय पाया गया कि आज आरोही की जगह सुरभि ही राघव की दुल्हन बनेगी और इस फैसले पर सब मजबूरन राजी हो गए और शादी की तैयारी दोबारा से शुरू कर दी गई। सुरभि खामोश और सहमी हुई सब कुछ देखती रही, पर कोई उसकी मर्जी पूछने वाला ही नहीं था। उसकी तकदीर एक लम्हे में बदल गई थी और वो बस आंसू निकालकर खड़ी रह गई। राघव ने पंडित जी को शादी की तैयारी शुरू करने को बोला। वहां पर कुछ औरतें सुरभि को लाल कपड़े पहनाने के बाद उसको तैयार कर रही थीं। हल्का फुल्का मेकअप करवाकर उसको शीशे के सामने बिठाया गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बहनों से बढ़कर उसने आरोही को समझा था। आखिर एक पल में ऐसा क्या हो गया था कि वो इतनी बड़ी बात अपनी जान से भी प्यारी बहन से छुपाकर खामोशी से पार्लर से निकल गई थी। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उसने सुरभि को भी बताना ठीक नहीं समझा। अगर वो उसको बताती तो जरूर वो उसका ही साथ देती, लेकिन उसने ये कदम आखिर क्यों उठाया?
ये बात अभी राज थी। सुरभि का दिल इस तरह से धड़क रहा था जैसे अभी सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसको लग रहा था कि जैसे उसकी जिंदगी एक ही दिन में जमीन से उठकर आसमान पर नहीं बल्कि किसी अंधे कुएं में फेंक दी गई है। उसको बार बार वही ख्याल घेर लेता था कि राघव ने शादी सिर्फ बदले के लिए की है। आरोही के भाग जाने की भड़ास वो सुरभि पर निकाल लेगा और उसके लिए आने वाले हर दिन में बेइज्जती ही लिखी होगी। ये सोचते ही उसके हाथ ठंडे पड़ जाते थे और वो एकदम कपकपाने लग जाती थी। उसको लाकर मंडप में बैठा दिया गया। बराबर में राघव बैठा हुआ था और वो एक लम्हे को भी उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। पर जब उसने डरते डरते नजर उठाई तो उसको लगा कि उसका डर ठीक था। राघव के चेहरे पर गुस्से की एक लहर साफ दिखाई दे रही थी, जैसे कोई अंदर ही अंदर दहकता हुआ लावा जो अभी फूट पड़ेगा। वो लगातार मंडप की आग की तरफ घूर रहा था, जैसे हर आँच की तपिश को जांच रहा हो। चेहरे पर इतनी संजीदगी थी कि कोई भी उसके पास आने से डर जाता। सुरभि ने दुपट्टा मजबूती से पकड़ लिया और अपने हाथों की कपकपाहट छुपाने की कोशिश की, पर उसकी दिल की धड़कन जैसे पूरे कमरे में गूंज रही थी। थोड़ी देर के बाद उनकी शादी की रस्म शुरू हुई। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। सुरभि को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके वजूद को काट कर रख रहा हो। जब वो दोनों फेरों के लिए खड़े हुए तो सुरभि के पैर कांप रहे थे। उससे चला नहीं जा रहा था। वो अलग ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसने सोचा भी नहीं था कि इस तरह अचानक से उसकी शादी राघव से हो जाएगी। उसके अंदर ना खुशी थी, न उसकी मर्जी, सिर्फ एक मजबूरी थी। दूसरी तरफ राघव, उसके चेहरे पर गुस्सा छाया हुआ था और एक सख्ती साफ नजर आ रही थी, जैसे वो उस फैसले को पूरी तरह सोच समझकर नहीं बल्कि गुस्से में अपना रहा हो। जब शादी दोनों की पूरी हुई उसके फौरन बाद लोग एक दूसरे को बधाइयां देने लगे, पर एक अजीब सी खामोशी थी। कोई मुस्कुराहट दिल से नहीं आ रही थी, जैसे सब जानते हों कि ये शादी नहीं बल्कि एक हादसा था। जैसे ही शादी खत्म हुई, पंकज कांपते कदमों से राघव के पास आए। वो अपनी आंखों में आंसू और डर छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए आगे बढ़े और धीरे से उसको गले लगाना चाहा, लेकिन राघव ने एक झटके से अपना हाथ ऊपर उठा लिया और उसको वहीं रोक दिया। उसकी आंखों में नफरत थी, जैसे उसको इंसान नहीं बल्कि एक नौकर समझता हो। पंकज एक लम्हे को हैरान हो गया। उसके हाथ हवा में ही रुक गए। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसका व्यवहार बर्दाश्त करे या फिर बेटी के फ्यूचर की फिक्र करे। वह हल्की आवाज में बोला, बेटा, अब तुमने मेरी बेटी को अपना नाम दे दिया है, ऊपर वाले के लिए उसको इज्जत देना। पर राघव ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बस चेहरा मोड़कर खड़ा हो गया, जैसे ये सब कुछ बातें उसके लिए बेकार हों। घर का माहौल भारी हो गया था। कोई किसी की आंखों में नहीं देख रहा था। सुरभि को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके कदमों के नीचे की जमीन भी उसको खींच ले गई हो। शादी के बाद जब उसको उठाने का इशारा दिया गया तो उसने बेबस नजरों से अपने पापा को देखा, पर वो खुद इतने टूटे हुए लग रहे थे कि उससे नजरें नहीं मिला पाए। अब वो राघव के घर की दुल्हन थी, पर उसको लग रहा था कि वो किसी साए में कैद होने जा रही है, किसी ऐसी जगह जहां पर रोशनी नहीं पहुंचती, जहां उसके वजूद की कोई अहमियत नहीं, जहां उसकी हर सांस का फैसला वो नहीं बल्कि राघव करेगा। और वो पहले की नज़र में बता चुका था कि उसकी नज़र में सुरभि की क्या जगह है। राघव ने शादी के फौरन बाद जब सुरभि का हाथ पकड़ा तो उसकी गिरफ्त ऐसी थी जैसे वो उसको किसी कीमती चीज की तरह संभाल नहीं रहा, बल्कि जैसे कोई तूफान किसी कमजोर सी चीज को अपनी गिरफ्त में खींच ले रहा हो। उसका हाथ इतना सख्त था कि सुरभि को अपनी हथेलियों की हड्डियां तक चटकती हुई महसूस हुई, पर वो कुछ बोल नहीं सकी। सर झुकाए डरी हुई हो उसके पीछे चलती चलती रही। राघव के चेहरे पर वही गुस्सा, वही जलन, वही आग भड़क रही थी जो शादी के वक्त थी। वो कदम भी तेज उठा रहा था, जैसे हर कदम सुरभि पर किया जाने वाला कोई नया इल्जाम हो, कोई नई सजा हो। उसने गाड़ी का दरवाजा झटके से खोला, सुरभि को अंदर बैठाया और खुद भी जोर से दरवाजा बंद कर कर बैठ गया। गाड़ी पूरी रफ्तार से हवेली की तरफ चल पड़ी, पर गाड़ी का शोर भी सुरभि के धड़कते दिल से कम था। इधर आरोही के घर का मंजर कुछ ऐसा था जैसे सच में उस घर से अभी अभी किसी की अर्थी उठी हो। हर तरफ सन्नाटे का आलम था। हर चेहरे पर डर, शर्मिंदगी और टूटने का गम छाया हुआ था।
संजना जी के तो होश हवास ही जवाब दे चुके थे। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, पर लेटी कहाँ थी? ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनकी आत्मा निकालकर सिर्फ जिस्म छोड़ दिया हो। उनकी आंखें फटी हुई और आंसुओं से तर, दिल दहाड़ मार मार कर रो रहा था, पर आवाज गले में ही कहीं फंसकर रह गई। वो कभी छत को घूरती तो कभी दीवारों को, कभी हाथ मरोड़ती और कभी हिचकी बन जाती और आह भरती, मेरी मासूम बच्ची ये क्या कर गई? वो बार बार यही बड़बड़ाती, जैसे खुद से लड़ रही हों, खुद से पूछ रही हों, पर जवाब कोई नहीं देता। उनके दोनों बेटे, आरोही के भाई, माँ की ये हालत देखकर खुद भी टूट गए थे। बड़ा बेटा माँ के कदमों के पास बैठा हुआ था। उसने जो पाँव अपने हाथों में ले रखे थे उनको सहला रहा था, पर उसके हाथों की कपकपाहट बता रही थी कि वो खुद कितनी मुश्किल से अपने आंसू रोक रहा है। वो कह रहा था, माँ बस कर दीजिए, ऊपर वाले के लिए अपने आप को संभालिए, आरोही वापस आ जाएगी, जरूर आएगी। पर उसकी अपनी आवाज भारी और रोनिहाई हो रही थी, टूटी हुई सी। छोटा बेटा माँ के सिरहाने बैठा हुआ था और उसने माँ के सर के नीचे तकिए को ठीक किया, फिर उनकी नब्ज चेक की। वो बार बार पानी का गिलास माँ के होठों तक लाता, पर संजना जी इनकार में सर हिला देती। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी बेटी चाहिए। मैंने उसको सराखों पर बिठाया, हर ख्वाहिश पूरी की, फिर क्या कमी रह गई थी जो वो ऐसे चली गई और बिना बताए गई? उनके सीने से एक तेज दर्द की कर्राहट निकली और दोनों बेटों की जान जैसे निकल गई हो। छोटे बेटे ने आंसू साफ करते हुए कहा, माँ आप क्यों हमें भी गुनाहगार कर रही हैं? आप क्यों अपने आप को खत्म कर रही हैं? आरोही से गलती हुई होगी, पर वो हमारी बहन है, वो वापस जरूर आएगी। वो अपनी माँ के हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लेता, जैसे अपने माँ के टूटे हुए दिल को अपने दिल से जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। अगली सुबह भी घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, किसी बर्तन की आवाज तक नहीं आई थी, जैसे पूरा घर सांस रोककर खड़ा हुआ हो। बाहर वाले कमरे में रिश्तेदार, खानदान वाले सब सहमे हुए बैठे थे, पर कोई भी ये हिम्मत नहीं कर सका कि संजना जी से कुछ कहे, क्योंकि वो दोबारा रोना शुरू कर देती, फिर चीखती, फिर घंटों तक खोई हुई रहती। आरोही के दोनों भाई अपने अपने कमरों में बंद थे, आंखें लाल हो रही थीं। वो दोनों जानते थे कि गार्ड की बात ने सब कुछ बदल दिया था। पार्लर के बाहर बैठे गार्ड ने साफ कहा था कि आरोही अपनी मर्जी से एक नौजवान के साथ फ्रंट सीट पर बैठकर गई है। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई किडनैपिंग नहीं, सब कुछ उसकी अपनी मर्जी से हुआ था। ये खबर माँ के दिल पर छुरी चलाने के बराबर थी, पर बेटों को भी अंदर से तोड़ गई। वो बार बार एक ही सवाल करती कि हमसे क्या गलती हो गई जो ऐसा हुआ है। घर पर छाया हुआ सन्नाटा और ज्यादा बढ़ गया था। खानदान वाले बदनामी से बचने के लिए खामोश थे। पुलिस को भी खबर नहीं की गई, क्योंकि अगर ये बात बाहर निकलती कि दुल्हन अपनी शादी वाले दिन भाग गई है, तो खानदान की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती। बड़े बेटे ने माँ का हाथ दबाकर कहा कि माँ, दुनिया बहुत जालिम है, अगर किसी को पता चल गया तो हमारे घर का दरवाजा भी कोई नहीं खटखटाएगा, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। बस प्रार्थना करिए कि आरोही खुद ही वापस आ जाए। माँ ने तभी सिसकते हुए कहा, अपनी गलती मानकर आ जाए, मैं सब माफ कर दूंगी, बस वो वापस आ जाए। छोटा बेटा जल्दी से आगे बढ़ा और माँ की आंखों से आंसू साफ किए। माँ, हम हैं ना आपके पास, आप अकेली नहीं हैं। और आरोही वापस आकर सब बता देगी। उसको किसी ने बहकाया होगा, उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया होगा। संजना जी ने बेटों के कंधों पर हाथ रखकर उनको सीने से लगा लिया। उन तीनों का रोना एक दूसरे के अंदर घुस गया। ये वो लम्हा था जब पूरा घर अपनी बेटी की गलती पर नहीं, बल्कि अपने बिखर जाने पर रो रहा था। इधर राघव ने जैसे ही हवेली का बड़ा सा दरवाजा पार किया, उसके अंदर तपती हुई आग और भी भड़क उठी। उसकी गिरफ्त सुरभि की नाजुक हाथ पर इतनी ज्यादा सख्त थी कि जैसे वो किसी इंसान का हाथ नहीं, बल्कि किसी गुनाहगार मुजरिम की कलाई पकड़े हुए हो। हवेली की बड़े बैठक में मौजूद नौकर और घर के बड़े सभी हक्का बक्का खड़े हुए थे। जो नज़ारा वो देख रहे थे, वो आम हालात में कभी सोच भी नहीं सकते थे। राघव, जो हमेशा अपने घर के अंदर भी हल्के कदम और रौबदार कॉन्फिडेंट में चलता हुआ आता था, आज किसी भड़के हुए जंगली शेर की तरह तेज बदले से भरपूर और बेकाबू दिखाई दे रहा था। सुरभि अपने आंसू को कंट्रोल करती हुई राघव के पीछे पीछे चल रही थी। दोनों जीनों की तरफ बढ़े राघव के कदम ऐसे गूंज रहे थे कि जैसे हर सीढ़ी उसके गुस्से की तेजी को दुनिया के सामने दिखा रही हो।
सुरभि की चप्पल सीढ़ी पर बार बार फिसलती, पर राघव ने पलटकर एक लम्हे के लिए भी उसको सहारा नहीं दिया। उसको ऐसे घसीटते हुए ऊपर की तरफ ले जा रहा था कि जैसे उसको किस्मत के अंधेरे कमरों में फेंकने का वक्त आ गया हो। और पहुंचते ही राघव ने दाएं तरफ सच में उस बड़े कमरे का रुख किया जो हवेली में सबसे कम इस्तेमाल होता था। उस कमरे को खानदान वाले कहर वाला मंजर कहते थे, सिर्फ इसलिए कि राघव कभी गुस्से में होता तो उसी कमरे में रहता और वहां से फिर या तो किसी को किस्मत बदल कर निकालता या किसी की जिंदगी खराब करता। आज उसी कमरे का दरवाजा राघव ने जोर से खोला, सुरभि को बालों से खींचता हुआ अंदर ले गया और धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा बंद कर दिया। नीचे खड़े हुए सारे लोग उस आवाज पर सहम कर रह गए। सबको पता था कि आरोही की जगह इस आग में अब सुरभि को ही जलना है। दरवाजा बंद होते ही राघव ने एक ऐसा थप्पड़ मारा जो हकीकत में नहीं लगा, लेकिन उसके गुस्से की तपिश से ही सुरभि का दिल कांप गया। उसको बिस्तर तक लेकर गया और एकदम एक झटके से उसको धक्का देकर बिस्तर तक फेंक दिया। सुरभि का नाजुक जिस्म बिस्तर पर बेजान जाकर गिर गया। उसको संभलने का भी मौका नहीं मिला। वो दोनों हाथों से बिस्तर की चादर पकड़े रो रही थी, लेकिन आवाज उसके गले में ही कैद थी। राघव की दहकती हुई आवाज कमरे की दीवारों से टकराने लगी। क्या समझा है तुम लोगों ने? आरोही के खानदान वालों ने क्या सोचा था? आरोही ने क्या समझ लिया था कि वो हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाकर कहीं किसी नालायक के साथ भाग जाएगी और मैं उसके घर वालों को ऐसे ही माफ कर दूंगा? मैं चुप बैठ जाऊंगा, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। सुरभि के आंसू उसके गालों से बहकर बिस्तर की चादर को भिगो रहे थे। उसका दिल घबरा रहा था और तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसको लग रहा था जैसे वो किसी ऐसे पिंजरे में कैद हो गई है जहां से निकलना नामुमकिन है। राघव के हर कदम का दबाव जमीन पर गरज की तरह महसूस होता। वो धीरे धीरे सुरभि की तरफ बढ़ रहा था। उसके भारी जूते की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे मौत अपने कदमों की सीटी बजाती हुई करीब आ रही हो। सुरभि ने आंखें बंद कर ली। कुछ लम्हे के लिए तो अपनी सांसें रुक गई, कहीं उसकी आवाज में उसकी सिसकी भी राघव को गुस्सा नहीं दिला दे। राघव ने गुस्से की तेजी में आकर अपना कोट उतार कर फेंका, फिर जल्दी जल्दी अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। उसके हाथों की हरकत तेज, सख्त और बेकाबू थी, जैसे उसका गुस्सा बटनों पर नहीं सुरभि पर उतरने वाला हो। कोट के बटन खोलते ही उसने उसको कुर्सी पर फेंक दिया और पिछले कदमों के साथ आगे बढ़ा। उसके सीने की धड़कनें तेज थी, सांस फूला हुआ था, आंखों में आग थी और चेहरा लाल हो रहा था। उसकी हालत देखकर सुरभि का दिल हलक में आ गया। वो जानती थी कि अब कोई उसको बचाने वाला नहीं है, ना घर वाले, ना किस्मत। उसने दोनों हाथ जोड़कर अपने सीने के ऊपर रख लिए, जैसे खुद को बचाने की नाकाम कोशिश कर रही हो। राघव ने कहा, तुम लोगों ने सोच लिया था कि मेरे साथ खेलकर बच जाओगे। आरोही भाग गई है, पर सजा सजा मुझे उसको नहीं, उसके घर वालों को देनी है। उसके बदले तुम हो, तुम। वो सुरभि के सामने खड़ा हुआ था, इतना करीब कि सुरभि को उसकी गर्मी भरी सांस अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। इसी लम्हे सुरभि के आंसू और भी तेजी से बह निकले, पर फिर भी वो बोली नहीं। वो जानती थी कि बोलने से मामला और ज्यादा बिगड़ जाएगा। कमरा खामोश था, लेकिन उस खामोशी के अंदर सिर्फ एक ही चीज गूंज रही थी, राघव का गुस्सा और सुरभि का डर। वो मजबूत जिस्म का मालिक था, उसके कंधे चौड़े थे, बाजू ऐसे जैसे कि किसी पहाड़ी पेड़ की शाखा है, और उसकी दहाड़ सच में किसी खूंखार शेर से कम नहीं थी। कमरे के अंदर भड़कती उस आवाज को सुनकर बाहर मौजूद घर वाले सहमकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, मगर किसी एक ने भी इतनी हिम्मत नहीं की थी कि वो राघव के गुस्से में दखल अंदाजी करना चाहें। वो किसी को मारता पीटता या किसी का खून ही क्यों ना कर रहा हो, सब अपने अपने कमरों में सहमे हुए बैठे थे। डर की एक लकीर सबके चेहरों पर दौड़ रही थी। किसी की मजाल नहीं हो रही थी कि उसके फैसले के रास्ते में आए। सब अच्छी तरह से जानते थे कि जब राघव किसी मामले में जिद पकड़ लेता है तो फिर उस जिद के आगे खानदान या रिश्ता कोई मायने नहीं रखते। वो बचपन ही से ऐसा नहीं था, बल्कि हालात ने उसको ऐसा बना दिया था। जब वो सिर्फ 8 साल का था तो उसके पापा की डेथ हो गई। वो दिन उसकी जिंदगी में सबसे भारी था। पापा के मरने के बाद वो अजीब सी खामोशी में चला गया और कुछ टाइम बाद उसको शहर के एक सख्त उसूल वाले बोर्डिंग स्कूल में दाखिला करवा दिया गया था। उस स्कूल में न माँ का साया था,
न किसी बहन भाई की हिम्मत बढ़ाने वाली आवाज़ थी। वहाँ सिर्फ डिसिप्लिन था, सख्ती थी और डाँट फटकार थी। यही सब कुछ देखते-देखते उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन पैदा हो गया। वो छोटी-छोटी बातों पर जल जाता था, लोगों पर जल्दी भड़क जाता था। किसी बात को सुनना या बर्दाश्त करना उसको कभी नहीं आया। वक़्त गुज़रता गया, वो बड़ा होता गया, पर उसकी पर्सनैलिटी में वही सख्ती, वही कड़वाहट बढ़ती चली गई। घर वापस आया तो बड़ा भाई पहले ही बिज़नेस में बिज़ी था, वही घर के निज़ाम का मालिक था। कुछ ज़मीन थी, घोड़े का अस्तबल था, गाड़ियाँ थीं, नौकर-चाकर की पूरी फ़ौज थी, पर वो सब राघव के अंदर के अकेलेपन को कभी ख़त्म नहीं कर सके। उसने शुरू से ही ये महसूस किया था कि उसके हिस्से में रिश्तों की कमी रह गई है। माँ बीमार रहती थीं, भाई ज़्यादातर शहर से बाहर होता था, भाभी अपने बच्चों और घर के निज़ाम में इतनी बिज़ी रहती कि उसको कभी वक़्त ही नहीं दे पाती, और यही सब उसके अंदर एक अजीब सनसनी पैदा करती। वो छोटी-सी बात पर कुछ ज़्यादा जज़्बाती हो जाता था, कभी गुस्से में, कभी चीज़ को तोड़ देता, कभी खामोशी की ऐसी दीवार खड़ी कर देता कि कोई उस तक पहुँच ही ना पाए। वो अपनी चीज़ों पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हुक्म करता, घर में उसकी बात के आगे कोई बोल नहीं सकता था। उसकी बड़ी भाभी उसके व्यवहार को बहुत अच्छे से जानती थीं, वो अच्छी तरह समझती थीं। वो हमेशा नौकरों से कहती कि राघव की पसंद नापसंद के खिलाफ नहीं जाना, क्योंकि वो आदमी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। उसकी पर्सनैलिटी के इस पहलू को देखते हुए वो अक्सर कहा करती कि जो लड़की भी उसके घर पर आएगी वो कभी सुख का सांस नहीं लेगी। वो इस बात पर भी खुश नहीं थी कि उसकी कोई बहन उसके घर में शादी करके नहीं गई, वरना वो भी रोज गुस्से का निशाना बनती रही होती। अगर गौरी का पति कमाल ये कहता कि तुम अपनी बहन का रिश्ता मेरे भाई से कर दो, तो वो मना नहीं कर पाती, क्योंकि वो खुद एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखती थी और पैसे के खातिर ही उसने कमाल से शादी की थी। लेकिन यहाँ आकर इस घर के तौर तरीका देखने के बाद उसको यही लगता था कि शादी वहीं पर करनी चाहिए जहाँ पर दिल खुश हो, ना कि सिर्फ पैसा हो। लेकिन अब वो ऐसी शादी को निभा रही थी। यही वजह थी कि जब राघव ने शादी का इरादा किया तो भाभी ने उसमें जरा सा भी दखल अंदाजी नहीं की। न उसने मशवरा दिया, न रोकने की कोशिश की, बल्कि चुपचाप इस रिश्ते को होने दिया, क्योंकि वो जानती थी कि राघव को कोई एडवाइस नहीं दी जा सकती। ये रिश्ता भी राघव ने अपनी मर्जी से अपने एक दोस्त के जरिए से तय किया था। वो दोस्त बचपन का था, जिस पर उसको कुछ हद तक भरोसा था, इसलिए उसने आरोही को देखने या समझने की भी जरूरत महसूस नहीं की। उसने फैसला कर लिया था कि वो शादी करेगा तो बस करेगा, और इस जबरदस्ती से और इस गुस्से से कि उस गुस्से के साथ कि वो शादी के बाद सुरभि को ऐसे पकड़ कर लाया जैसे वो इंसान नहीं बल्कि किसी के लिए किए गए जुर्म की सजा हो। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके अंदर गुस्सा ज्यादा आरोही पर था या उसकी तकदीर पर, जिसने उसको एक बार फिर अकेला कर दिया। लेकिन जितनी भी तेजी बढ़ती गई वो सारी उस वक्त सुरभि के कमरे में बंद होने के साथ ही उस पर टूटने वाली थी। और घर के सब लोग खामोशी से जानते थे कि आज घर की उस मंजिल में रात बहुत भारी गुजरने वाली है। राघव के गुस्से की तेजी ने उस रात सुरभि को अंदर तक हिला दिया था। वो पूरी रात जागती रही, कभी डरती, कभी रोती, कभी ऊपर वाले से दिल ही दिल में प्रार्थना करती कि राघव के अंदर का तूफान किसी तरह से थम जाए। सुबह जब रोशन सवेरे की हल्की सी रोशनी कमरे में दाखिल हुई तो उससे राघव की आंख खुल गई और उसने पहली बार सुरभि को खामोशी से और हैरान बैठे हुए देखा। वो होठ काट रही थी, आंखें सूजी हुई और चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। राघव के दिल को एक अजीब सी चुभन महसूस हुई, जैसे उसने अपनी बेसब्री से किसी मासूम को तकलीफ पहुंचाई हो। कुछ लम्हे उसको देखता रहा, फिर नजरें चुराकर उठ खड़ा हुआ। उसको पहली बार ही एहसास हुआ कि आरोही का गुस्सा सुरभि पर निकालकर उसने बहुत बड़ा जुल्म किया था। सुरभि ने बिना कुछ कहे धीरे से उठकर बिस्तर से कपड़े समेटे, खामोशी से उसके लिए नाश्ता रखने लगी। उसकी हरकत में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक आदत की नमी थी जो शायद उसकी परवरिश थी। वो गुस्सा बर्दाश्त कर जाती, पर जुबान पर कड़वी बातें नहीं लाती। कुछ दिन गुजरते गए और सुरभि का यही व्यवहार थोड़ा थोड़ा करके राघव की सख्ती को पिघलाने लगा। वो उसके गुस्से से पहले ही उसका व्यवहार भाप लेती, उस कमरे में सब चीज ठीक से रखती, वक्त पर खाना देती, उसके जूते तक साफ कर कर रख देती। वो जानती थी कि एक टूटे हुए इंसान के साथ जीते रहने के लिए सब्र ही एक आखिरी रास्ता है।
धीरे धीरे राघव का चेहरा बदलने लगा, उसकी आंखों की सुर्खी हल्की होने लगी, उसका लहजा नर्म पड़ने लगा। वो कभी कभी हैरान होकर सोचता कि जिस लड़की को उसने सिर्फ एक मजबूरी के तौर पर कबूल किया, वो उसके वजूद में इतनी खामोशी से सुकून कैसे भर रही है। एक दिन उसने सुरभि को बुलाया और पहली बार बिना गुस्से से कहा कि तुम चाहो तो अपने पापा के घर पर जा सकती हो, मैं तुम्हें खुद छोड़कर आ जाऊंगा। सुरभि हैरानी में उसका चेहरा देखने लगी, उसको यकीन नहीं आया कि ये वही इंसान है जो कुछ लम्हे पहले उसकी तरफ देखते हुए भी गुस्से से तप जाता था। राघव खुद भी हैरान था कि उसके अंदर ये बदलाव कैसे आ रहा है। शायद प्यार नहीं, पर इज्जत जरूर पैदा होने लगी थी। उन्हीं दिनों आरोही अचानक घर वापस आई थी। उसकी हालत खराब थी, आंखें रोते रोते लाल थी। वो माँ भाई के कदमों में बैठकर फूटकर रोने लगी कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो एक यूनिवर्सिटी के लड़के को पसंद करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसको देर से पता चला कि वो लड़का उसको धोखा दे रहा था और उसको ब्लैकमेल कर रहा था। घर वाले हैरान हो गए। दोनों भाइयों ने फौरन से उस लड़के के खिलाफ कार्रवाई की, उसको जेल भिजवाने में देर नहीं लगाई। आरोही ने अब शादी का इरादा ही खत्म कर दिया था। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी, पर इतनी नाजुक व्यवहार थी कि सुरभि को देखने की भी हिम्मत नहीं करती। उसको हमेशा यही लगता कि उसकी वजह से सुरभि को ऐसी शादी नसीब हुई जो उसने कभी सोची ही नहीं थी। इसी शर्मिंदगी की वजह से उसने खुद को सुरभि से दूर कर लिया था। दूसरी तरफ राघव की दुनिया बदल रही थी। अब वो खुद सुरभि को लेकर उसके पापा के घर पर जाता, कभी उनका खर्च उठाता, कभी उनके लिए जरूरी चीज खरीद कर लाता। पंकज ने भी अब एक छोटा सा क्वार्टर खरीद लिया था, जहां पर वो अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से गुजारना चाहते थे। सुरभि पापा को देखने जाती, उनके लिए खाना पकाकर फ्रिज में रख देती और उनको चेक भी करती। राघव कभी उसके आने जाने पर पाबंदी नहीं लगाता, बल्कि कभी कभी वो खुद कहता कि पापा से मिल आओ, उनको तुम्हारी जरूरत है। ऐसे वक्त गुजरता गया और अब जिंदगी वहीं आकर थम गई है जहां पर सुकून रहता है। सुरभि अब आरोही से कभी कभी फोन पर बात कर लेती थी। दोनों के बीच वो पहले जैसी नजदीकी तो नहीं आ रही थी, पर नाराजगी एक बार फिर खेल रही थी। राघव भी अब आरोही का नाम सुनकर चिढ़ जाता, जैसे उसने गुजरे हुए वक्त का बोझ दिल से उतार दिया हो। दोनों की जिंदगी धीमी पर खुशगवार कदमों से आगे बढ़ रही थी, और शायद पहली बार राघव खुद भी समझने लगा था कि कभी कभी किस्मत के दिए हुए रिश्ते ही असली सुकून होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।